बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे और लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्वेशन तक सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है, जहां से आज स्टेप नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का बनना। तो इसमें सबसे पहले बेटा आप पेज नंबर 22 पे हाइपोथेसिस वाला, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस वाला जो पैराग्राफ है, ये इसमें से आप जस्ट डेफिनेशन करेंगे। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का क्या मतलब होता है, टेंटेटिव का मतलब होता है जिसको रिजेक्ट किया जा सके, रद्द किया जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की ऐसी वजाहत जिसको रद्द किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है आपकी वो दुरुस्त भी मानी जा सकती है और गलत भी हो सकती है, ये रिजेक्ट भी हो सकती है और उसको सपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक जो होती है हाइपोथेसिस, उसके काफी ज्यादा जो है उसके अंदर खुसूसियात होती हैं और इन खुसूसियात को मस्ट जो है वो होना चाहिए हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। तो हाइपोथेसिस जो है एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। तो इसके अंदर टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, यानी ये रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये रिजेक्ट किया जा सकता है इस आइडिया को। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। तो जितनी ऑब्जर्वेशन है उन सबके साथ इसको एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो कि जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके साथ एग्री करती हो। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको इतना सिंपल रखें जितना पॉसिबल हो सके। हाइपोथेसिस जो है आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि बहुत इजीली जो है अगर रिजेक्ट होनी हो तो हो सके। नेक्स्ट आपका जो है स्टेप वो है डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, ये है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। तो डिडक्शन क्या है, किसी भी हाइपोथेसिस के मुंतकी नताइज जो हैं उनको बोलते हैं डिडक्शंस। ठीक है, तो बेटा आपने सबसे पहले अंडरलाइन करनी है, डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, एक हाइपोथेसिस को ट्रू मान लिया जाता है, यानी दुरुस्त मान लिया जाता है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होते हैं उससे ड्रॉ किए जाते हैं। तो डिडक्शन क्या है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस के मुत्तफिक नताइज जो हैं वो क्या कहलाते हैं, डिडक्शंस। अब वो डिडक्शन की एग्जांपल हम किस तरह से लेंगे, जैसे देखें मैंने कल भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, आज फिर कर देती हूँ। अगर आप देखें स्पैरो को, तो स्पैरो के विंग्स होते हैं। ठीक है, विंग्स होते हैं स्पैरो के, वो फ्लाई करती है। स्पैरो के विंग्स हैं और वो फ्लाई करती है, तो इसको ही हम डिडक्शन लेंगे तो क्या कहेंगे हम कि स्पैरो एक बर्ड है, इसके विंग्स होते हैं और ये उड़ती है। तो हम कहेंगे अगर स्पैरो एक बर्ड है तो जिन जिन के पर होंगे वो सारे क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। ठीक है, जितने भी बाकी परिंदे हैं जिनके पर हैं वो सारे क्या होंगे, बर्ड्स। ठीक है, if all birds have wings then sparrow is a bird। अगर सभी परिंदों के पर हैं तो स्पैरो क्या है, स्पैरो भी एक बर्ड है, यानी परिंदा वो है जिसके विंग्स होते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक। इसके अंदर क्या यूज होता है, इफ देन, ये दो वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो इज अ बर्ड। तो ये क्या हो गया, ये हमारी डिडक्शन बन गई। ठीक है, डिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन।
एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जितना डाटा हमने ऑब्जर्वेशन से लिया, हाइपोथेसिस के थ्रू और डिडक्शन के थ्रू, उसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बात करते हैं। तो इसकी पहले स्टडी कर लेते हैं। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड का जो बिल्कुल एक बेसिक स्टेप है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट जो हैं ये क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए कि वो देख सके कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई है वो दुरुस्त है या गलत। The deduction which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing through experiments. Biologists learn which hypothesis is correct. The incorrect hypotheses are rejected and one which provides correct is accepted. An accepted hypothesis is made further prediction that provides an important way for further test its validity. अब ये देखें साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो करेक्ट होती है हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो इनकरेक्ट होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जो करेक्ट होती है हाइपोथेसिस आई हुई, यानी आपने काम किया, आपकी हाइपोथेसिस बनी, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब वो आपकी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू मान ली गई है। अब जब उसको ट्रू माना गया तो उसके ऊपर फिर फर्दर जो है वो प्रोसेस होते हैं, जैसे समराइजेशन किया जाता है उनके रिजल्ट्स को, ठीक है। जो इनकरेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी और जो सिलेक्ट होगी जो करेक्ट थी उसके ऊपर फर्दर जो है वो टेस्ट किए जाएंगे उसकी वैलिडिटी के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 23 पे, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल क्या है, तो हम देखें यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात करते हैं। जब भी हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम दो ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। एक है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप, सेकंड वन है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब ये जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जिसके साथ कंपेयर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। अब इसी टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि कंट्रोल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेल थी, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप जो था हमारा उसमें हमने ऐसे प्लांट्स लिए जिनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड की, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉट अवेलेबल, यानी यहाँ पे वो सारे प्लांट्स रखे गए जिनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की गई। अब ये देखें कंट्रोल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी। अब हमने देखा क्या, ये क्या शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसरी को, ठीक है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का ग्रुप जो है प्रोसेस वो कंट्रोल ग्रुप में तो होगा लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नॉट अकर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर लेते हैं ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को चेक करने के लिए। कंट्रोल ग्रुप वो था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड की गई और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई थी। इन प्लांट्स को ऐसी कंडीशन में रखा गया था जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, तो फोटोसिंथेसिस जो है इनके अंदर अकर नहीं हुआ वो वाला प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाला टेबल भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, हमारा था टॉपिक एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट का खुलासा करते हैं। ठीक है, समराइज करते हैं, खुलासा उसका पेश करते हैं, किसका, जितना भी हमारे पास प्रीवियस डाटा था।
बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्चुअल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जो काउंट किया जा सके। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सारा डाटा जो है कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं पॉइंट्स के अंदर। क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, देन क्या किया जाता है, ये क्वांटिटेटिव डाटा वो जो हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है ऑब्टेन किया था। ठीक है, देन क्या होता है, इस पूरे डाटा को एवरेज कर लिया जाता है, इसकी एवरेज निकाली जाती है, एवरेज किया जाता है, देन क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकली जो है इसको एवरेज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल जो है वो टूल्स इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं और देन क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकली जो है एनालाइज किया जाता है इसको। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डाटे को। ठीक है, दोबारा फिर सुनने, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा जो हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट किया उसको एवरेज किया जाता है, देन स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, देन क्या किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है डाटा को। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट हमारा जो इसका स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब जो स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने के बाद हमने डाटा को एनालाइज किया तो उसके बाद क्या आ जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग किस तरह से हम लोग करते हैं, इनको पब्लिश कर लिया जाता है साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर। ठीक है, फिर टॉक्स में जो है इसको यूज किया जाता है एट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट क्या हुआ, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जितना भी हमारा डाटा आया है उसको हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, किसके अंदर, मैगजीन्स के अंदर, बुक्स के अंदर और जर्नल्स के अंदर। ठीक है, और पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इन रिजल्ट्स को पब्लिश करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक मेथड का। तो यहाँ तक बेटा आपके सारे स्टेप्स आज कंप्लीट हुए, स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमने ये सही से डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने एक दफा स्टडी कर लेनी है। इसके अंदर कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट ये भी आपने डिटेल से कर लेना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।